इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पटेल चौधरी वाली बुक में से करवा रहा हूँ। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा गया। शेखावटी यूनिवर्सिटी में आया, कोटा यूनिवर्सिटी में भी 2004-16 और शेखावटी यूनिवर्सिटी दीनदयाल सीकर उसमें 2020 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे मिलता जुलता उदाहरण भी दे रखा है। तो आप लोग, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि उदाहरणों को भी अच्छे से कर लें। अगर आप उदाहरण कर लेते हैं तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आज मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि हाउस प्रॉपर्टी में अपन लोगों ने जो भी मुख्य काम थे वो कर लिए हैं और उसके बाद में फिर अगले टर्न से अपन थोड़ा और आगे चलेंगे और अगला जो चैप्टर होगा वो डिप्रिसिएशन का होगा, वो अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हाउस प्रॉपर्टी का एक सवाल और कर लेते हैं। आप लोगों से अपेक्षा ये की जाएगी कि लगातार आप थ्योरी पढ़ते रहें और उदाहरण करते रहें। प्रश्न उदाहरण और थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप लोग थ्योरी ढंग से कर लेते हैं और वो थ्योरी याद रहती है, उदाहरणों के द्वारा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रश्नों में कोई दिक्कत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों के लिए ये पर्याप्त होगा कि आप थ्योरी करें और अच्छे से उनके उदाहरण कर लें। प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट हैं या जो अनेक प्रश्नों को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले मैं एक बार इसका खुलासा कर देता हूँ कि प्रश्न क्या है। श्री मुकेश का अजमेर में एक मकान है जो 30 जून 19 को बनकर तैयार हुआ। आप लोग जो ही प्रश्न पढ़ें तब ही दिमाग में उसका एक खाका बना लिया करें कि मामला क्या है। अपना गत वर्ष से इनकम टैक्स में आप लोगों के लिए गत वर्ष चलेगा 19-20, आपका गत वर्ष है 19-20 और जिसका कर निर्धारण वर्ष होता है अगला वर्ष, इसका मतलब 20-21। तो अपने को आय चाहिए 19-20 की और ये मकान बन के तैयार हुआ है 30 जून 19 को और अपना गत वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल निकल गया और मई निकल गया और जून के 30 दिन, 3 महीने निकल गए और 30 जून को ये मकान बन के तैयार हुआ है। इसका मतलब गत वर्ष में 9 महीने ये मकान अस्तित्व में रहा है। ये बात इस लाइन को पढ़ने से आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो 30 जून 19 को बन के तैयार हो गया और इसे 1 अगस्त 2019 से 9,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया। जुलाई में इसको किराए पर नहीं उठाया, यानी जुलाई में ये मकान खाली रहता है, फिर ये माना जाएगा। जुलाई में खाली रहता है 1 महीने के लिए और फिर 1 अगस्त को इसको किराए पर उठा दिया गया और किराए की राशि है 9,000 रुपये प्रति माह। मकान के संबंध में अन्य विवरण आपको इस तरह से दे रखे हैं। नगर पालिका मूल्यांकन है 1,20,000, उचित किराया है 1 लाख और मानक किराया है 1,30,000। ये इस तरह से तीनों चीज़ें दे रखी हैं। ये सारी नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया और मानक किराया, ये बिना कुछ कहे हुए ये शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये 12 महीने का मूल्यांकन है। नगर पालिका का मूल्यांकन 12 महीने का, उचित किराया भी 12 महीने का और मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट भी 12 महीने का दिया हुआ है। अपने को ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मकान अस्तित्व में रहा है 9 महीने, तो अपन 9 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद में नीचे दिया हुआ है किराएदार द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर। किराएदार द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर किराएदार ने चुकाए हैं। आप ये जानते हैं कि किराएदार अगर नगर पालिका कर चुकाता है तो उसको अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नहीं घटाते हैं। यहाँ पर किराएदार द्वारा चुकाए गए हैं, मकान मालिक ने नहीं चुकाए हैं। मकान मालिक चुकाता तो इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपन घटाते। फिर नीचे सूचना और है, श्री मुकेश ने इस मकान के निर्माण हेतु देना बैंक से 1 अक्टूबर 16 को
1 लाख रुपए का ऋण लिया था मकान को बनाने के लिए। 1 अक्टूबर 16 को 1 लाख का ऋण लिया, जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर annum। और अभी तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है और ये लोन लिया गया 1 अक्टूबर 16 को। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि मकान के निर्माण से पहले का ब्याज की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी और उस ब्याज की फिर 5 किस्तें बनानी पड़ेगी और 5 किस्तों में से पहली किस्त की छूट अपन उस गत वर्ष में दे देते हैं जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ है। यानी मकान के निर्माण से पहले का ब्याज कौन सा माना जाएगा? मकान के निर्माण से पहले का ब्याज वो माना जाएगा कि जिस गत वर्ष में मकान अस्तित्व में आया है उस गत वर्ष से पहले का। उस गत वर्ष जो अवधि उस गत वर्ष में पड़ती है उसकी छूट तो उसी गत वर्ष में दे दी जाएगी, लेकिन मकान के निर्माण से के गत वर्ष से पहले का ब्याज है वो सारा का सारा कैलकुलेट होगा। उसकी 5 किस्तें बनाई जाएंगी और पहली किस्त जब मकान अस्तित्व में आता है उसी गत वर्ष में दे देंगे। तो ये काम आपको बार बार मैंने बता दिया है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप अच्छे से इसको कर लें, समझ लें और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। किराएदार ने 31 मार्च 2020 को मकान खाली कर दिया। 31 मार्च 2020, इसका मतलब गत वर्ष भी 31 मार्च को ख़त्म हो रहा था और 31 मार्च को गत वर्ष में उसने उसको खाली कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ में एक बात और जोड़ रखी है, परंतु उससे मार्च महीने का किराया वसूल नहीं हो सका। यानी 1 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका, उसको माना जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा वो। और अनरियलाइज्ड रेंट को अपन एनुअल वैल्यू की गणना करते समय स्टेप 3 में इसको घटाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री मुकेश की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए। और फिर एक और दे दिया साथ में लाइन, क्या फ़र्क पड़ेगा यदि मकान को 9,000 के स्थान पर 12,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठाया जाए। यानी 2 परिस्थितियों में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात करनी पड़ेगी। पहली परिस्थिति, यदि मकान 9,000 रुपये किराए पर उठाया जाता है और यदि मकान 12,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठाया जाता है, तो दोनों परिस्थितियों में 2 कॉलम होंगे और उसके अनुसार आपको गणना करनी है। अब इस प्रश्न को अपन को करने के लिए इसको हल करेंगे और हल करना आप लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका एक अपन हेडिंग लगाएंगे और वो हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। ये एक हेडिंग लगा दिया आपने और हेडिंग लगाने के बाद में 2 कॉलम रुपीज़ के होंगे। 2 कॉलम इसलिए कि एक कॉलम में अगर मकान 9,000 रुपये किराए पर उठाया जाता है तो कैलकुलेशन क्या होंगी, और यदि मकान 12,000 रुपये किराए पर उठाया जाता है तो कैलकुलेशन क्या होंगी। तो राइट साइड का एकदम लास्ट का जो कॉलम है, 2 कॉलम है रुपए के, और राइट साइड वाला एकदम लास्ट का है, उसमें लिख देंगे इफ़ लेट आउट एट ₹12,000, यदि 12,000 में किराए पर उठाया जाए। और उसके पास वाले में लिखेंगे इफ़ लेट आउट एट ₹9,000, पहले 9,000 और उसके बाद में 12,000 किराए पर उठाया जाए। और अब गणनाएं शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स का एरिया है विवरण का, वहाँ अपन लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना पहले अपन 9,000 रुपये प्रति माह अगर ये किराए पर दिया जाता है उस कॉलम में काम कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, आपको ये पता है कि हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 स्टेप से चलना होता है और 4 स्टेप चलने के बाद में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है।
और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेज घटाए जाते हैं और घटाने के बाद में एनुअल वैल्यू होता है और एनुअल वैल्यू में से फिर इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। ये छूटें देने के बाद में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। तो स्टेप फर्स्ट लिख दिया आपने, स्टेप फर्स्ट, और उसके नीचे लिखा म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच यूअर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए दोनों में से जो अधिक हो, लेकिन अधिकतम हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट तक, उससे ऊपर नहीं होगा। तो 3 तरह के मूल्यांकन की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि नगर पालिका मूल्यांकन 1,20,000 दे रखा है, उचित किराया 1,00,000 दे रखा है, मकान का मानक किराया है वो 1,30,000 दिया हुआ है। लेकिन ये सब सारी कैलकुलेशन 12 महीने की हैं, आप इसी हिसाब से 9 महीने की निकाल लेंगे। जैसे पहले की 9 महीने की निकालोगे तो 1,20,000 बटे 12 गुणा 9। इसी तरह से दूसरे की भी निकालेंगे तो 1,00,000 बटे 12 गुणा 9। तीसरा स्टैंडर्ड रेंट की निकालेंगे तो 1,30,000 बटे 12 गुणा 9। इस तरह से ये तीनों राशियां हैं, नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया और मानक किराया, इनको अपने 9 महीने में बदल लेंगे। तो नगर पालिका मूल्यांकन आता है 90,000, फेयर रेंट आता है 75,000 और स्टैंडर्ड रेंट आता है 97,500। यानी 97,500 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन वो दोनों जो राशियां हैं वो 97 से कम हैं। नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया 90,000 और 75,000, दोनों में से जो अधिक है, तो 90,000 अधिक है और ये स्टैंडर्ड रेंट की सीमा में है, उससे कम है, इसलिए 90,000 को स्टेप फर्स्ट में अपन ने आधार बना लिया। तो 90,000 लिख दिया इस पहले कॉलम में, रुपीज वाले कॉलम में 90,000। फिर आते हैं अपने स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड कहता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द रिलेवेंट पीरियड। यानी जितनी जो रिलेवेंट पीरियड है 9 महीने का, क्योंकि मकान अस्तित्व में रहा केवल 9 महीने ही। तो अपन ने स्टेप सेकंड में लिखा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द रिलेवेंट पीरियड, और इसमें से रिलेवेंट पीरियड में से आप घटा देंगे अनरिलाइज रेंट। जैसे रिलेवेंट पीरियड है 9 महीने का और 1 महीने का किराया होता है 9,000 एक्चुअल, तो 9 81,000 होते हैं, लेकिन 1 महीने का किराया उससे मिला नहीं, अनरिलाइज रेंट रह गया, तो वो 9,000 घटा देंगे 81,000 में से। 81,000 में से जब 9,000 घटा देंगे तो ये राशि बचती है 72,000, और ये 72,000 कहलाएगी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। 72,000 हो गए। अब उसके बाद में तीसरे स्टेप में, 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप ये कहता है कि पहले और दूसरे में जो अधिक है, स्टेप थर्ड लिख दिया अपन ने। स्टेप थर्ड के नीचे लिखेंगे द हायर अमाउंट बिटवीन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड टेकन एज बेस वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए उसको आधार मान लेंगे जो दोनों में अधिक है। तो फर्स्ट और सेकंड में 90,000 और 72,000 हैं, उसमें जो अधिक है उसको आधार मान लिया, तो 90,000 को अपन ने आधार मान लिया, 90,000 हो गए। और फिर उसके बाद में स्टेप फोर्थ है। स्टेप फोर्थ है वो ये कहता है कि रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, जो जितनी अवधि के लिए मकान खाली रहा, वो आपको स्टेप थर्ड में जो राशि आई है उसमें से घटा देना है। तो स्टेप थर्ड में 90,000 की राशि आई है और स्टेप फोर्थ ये कह रहा है वैकेंसी पीरियड इसमें से घटा दो। तो वैकेंसी पीरियड 1 महीने का किराया है, तो 9,000 घटा दिया। 90,000 में से 90,000 के नीचे लिख देंगे 9,000 और लिख दिया रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड डिडक्टेड, 9,000 घटाए।
तो फिर राशि बचती है 81,000। 81,000 के लिए पर्टिकुलर्स में आपने लिखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 81,000। और फिर इसमें से कटाएंगे म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाई ओनर, ओनर अगर चुकाता है तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ है पेड बाई टीनेंट, टीनेंट होता है किराएदार, TENANT। तो अपन ने लिखा लेस म्यूनिसिपल टैक्सेज और ब्रैकेट में लिख दिया पेड बाई टीनेंट, TENANT। तो कुछ नहीं घट रहा, डैश कर दिया। तो इस तरह से पूरे 81,000 आ गए, और जिसके लिए लिखेंगे एनुअल वैल्यू बराबर 81,000। ये एनुअल वैल्यू निकाल लिया अपन ने। एनुअल वैल्यू के बाद में दो छूटें और देनी है आपको। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो एनुअल वैल्यू की 30% देनी है आपको। तो एनुअल वैल्यू आया 81,000, इसका आप लोग 30% निकाल लें। तो इसका 30% निकाला तो ये राशि आती है 24,300। एक तो ये घटानी 24,300, और दूसरी घटानी है इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको गणना करनी पड़ेगी मकान के निर्माण से पहले का ब्याज कितना है और बाद का ब्याज कितना है। तो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है वो लोन लिया गया 1/10/16 से। तो आप कैलकुलेशन करेंगे 1/10/16 से 31/3/19, 31/3/19 यानी 18/19 तक। 19-20 तो गत वर्ष हो गया, 19-20 का जो ब्याज होगा वो तो 19-20 में घट जाएगा, लेकिन मकान के निर्माण से पहले का गत वर्ष है वो है, उसकी अवधि है 31/3/19 तक। तो ये अवधि शुरू हुई 1/10/16 से 31/3/19। आप इनको महीनों में जोड़ लें, 16 के हो जाएंगे 3 महीने, प्लस 17 के 12 महीने, प्लस 18 के 12 महीने, प्लस 19 के 3 महीने। 19 का मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। ये मकान के निर्माण से, मकान के निर्माण का जो गत वर्ष है उससे पहले की अवधि का ब्याज है। तो वो अवधि आती है 30 माह, 30 मंथ्स। अब अपने ब्याज देखते हैं। इन्होंने लोन लिया 1 लाख रुपए पर 10% की दर से, तो ये राशि आती है 1 लाख इंटू 10% बराबर 10,000। 10,000 रुपये का जो ब्याज आता है वो 12 महीने का है, लेकिन अपने तो मकान के निर्माण से पहले की अवधि है 30 माह। तो 30 माह का ब्याज निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए अपन लिखेंगे 10,000/12, यानी 10,000 रुपये ब्याज है 12 महीने का। 10,000/12 गुणा 30, 30 महीने का कितना है वो आया है 25,000, 25,000। अब 25,000 रुपये की 5 किस्तें बनाएंगे, 25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो एक किस्त बनी 5,000 की। तो एक तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक जो गत वर्ष है 19-20 का अपना, उस गत वर्ष का ब्याज, तो 19-20 का गत वर्ष है वो 10% की दर से 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा 10,000। तो 10,000 वो हो गया। तो कुल मिला के 10 और 5 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट देंगे। इसलिए पहले मकान के संबंध में दो छूटें हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24,300 और इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। और ये दोनों छूट देने की 81,000 में से घटा दो तो ये आ जाएंगे, फिर घटाने के बाद में 41,700। ये हुआ जब मकान 9,000 रुपये किराए पर दिया हुआ तब। और अगर मकान 12,000 रुपये किराए पर दिया हुआ है तो कैलकुलेशन, ब्याज की कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। अब अपन दूसरा कॉलम पूरा करते हैं। इफ़ लेट आउट एट ₹12,000 पर मंथ। स्टेप फर्स्ट में वही काम करना, नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराए में जो अधिक है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट का ध्यान रखते हुए, तो इस तरह से राशि आती है 90,000। 90,000 ज़्यादा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टेप में आधार हो गया 90,000। दूसरे स्टेप में अगर मकान वो पूरी रिलेवेंट अवधि है, और रिलेवेंट अवधि है 9 महीने की, और 9 महीने अगर वो किराए पर रहता तो 9 महीने को 12 से गुणा करते, 12 9 108, 1,08,000। और 1,08,000 में से अनरिलाइज रेंट है 1 महीने की 12,000, वो घटा दो तो इस तरह से राशि आती है
96,000। ये राशि आई 96,000। अब इनमें जो अधिक है वो स्टेप थर्ड में चली जाएगी, तो स्टेप थर्ड में 96,000 हो गया। और स्टेप फोर्थ ये कहती है कि फिर 96 में से अगर वैकेंसी पीरियड रहा है तो उससे संबंधित किराया घटा देंगे, और वैकेंसी पीरियड 1 महीने का रहा तो 1 महीने का किराया दूसरी स्थिति में बनता है 12,000, तो 96 में से 12,000 घटा दिए तो ये राशि आती है 84,000 आ गई। अब 84,000 में से म्यूनिसिपल टैक्सेज घटा देते, लेकिन यहाँ नहीं घटेंगे क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेज किराएदार ने चुकाए हैं, इसलिए एनुअल वैल्यू की राशि आई 84,000। और इसी तरह से अब दो राशियाँ घटानी। 84,000 का एक तो 30% कर दो जो आएगा 25,200, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना आपने पहले ही कर ली 15,000। 25,200 और 15 जोड़ते हैं तो 40,200 घटा देंगे अपन 84,000 में से, और घटाने पर ये राशि आएगी 43,800, जिसके लिए लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। ब्याज की गणना के लिए मैं अलग से भी आप लोगों को आपके ग्रुप पर ब्याज की कैलकुलेशन सेंड कर रहा हूँ।